हेलो स्टूडेंट। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बज रहा है, बस शुरुआत में क्या बजने लगा। डीआरसीएस का लेक्चर है कि नहीं लेक्चर है? हाँ, ये डीआरसीएस का लेक्चर है। वो सोचा था कि थोड़ा सा ऐड कर ले, जैसे सारे वीडियोस में बड़े रहते हैं तो स्टार्टिंग वैसे बनाने के लिए सोचा था। और ऐसे ट्राई करना चाहिए, आप लोग को भी हर चीज़ में कुछ नया ही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का नियम है बदलाव। ठीक है, तो इससे हम लोग नए चैप्टर में भी बदल करके चले आते हैं। हम लोगों ने पिछला चैप्टर क्या पढ़ लिया था? स्लैब। स्लैब में वन वे स्लैब और टू वे स्लैब पढ़ लिया था। अब ये नेक्स्ट चैप्टर क्या है कि कॉलम का चैप्टर है। ठीक है, तो कॉलम में कॉलम में बेसिकली क्या होता है कि कॉलम में जो है वो सबसे आसान, मतलब पूरे आरसीसी का सबसे आसान न्यूमेरिकल बनता है, और सबसे आसान न्यूमेरिकल भी बनेगा, और थ्योरी भी रहती है और बहुत जल्दी समझ में आएगा। इसलिए जो है कि जो मतलब जिनको बीम है, स्लैब है, ये सब ज़्यादा दिक्कत आती है, उनको कॉलम अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, कॉलम पढ़ ले तो एक क्वेश्चन का अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत से लेकर के अंत तक के नियर अबाउट 4 से 5 लेक्चर में ये वाला कंप्लीट कर देंगे। कॉलम कॉलम से ए से लेकर के जेड तक के पूरा सब कुछ बता देंगे आपको। कोई बुक, कोई सब कुछ, कोई भी चीज नहीं खोलने की जरूरत है। जो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करिए। बुक खोलिएगा सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल लगाने के लिए, उसके 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 बगैर और उसके अलावा और किसी चीज के लिए भी बुक मत खोलिएगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की लिए। तो पहला हम लोग का है कि कॉलम। कॉलम क्या होता है कि जैसे कोई पूछा कि कॉलम क्या है, तो कॉलम तो सब लोग को पता है कि जो लोड लग रहा है, लोड को जो है वो नीचे, मतलब जो हार्ड स्ट्रेटा है, जो सॉइल है, हार्ड सॉइल है, उसके ऊपर ट्रांसफर करने के लिए आता है। या ऐसे बोल दे कि कॉलम जो होता है, कॉलम ट्रांसफर करता है फाउंडेशन पे, और फाउंडेशन ट्रांसफर करता है फिर सॉइल पे। तो कॉलम क्या होता है? लोड ट्रांसफर के लिए काम आता है। लेकिन ये कॉलम क्या है? कॉलम सबसे पहला मतलब होता है कि कॉलम जो कैसा मेंबर है? कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर है, कंप्रेसिव लोड सहन करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक्सेल लोड आता है, एक्सेल लोड आता है, और कभी कभी एक्सीडेंटली या एक्सीडेंटली हो गया, या अचानक से ऐसे हो गया कि वहां पे एसेंट्रिसिटी आ जाता है, तो इसलिए एसेंट्रिक लोड भी आ सकता है। तो मेजरली जो होता है, जनरली जो होता है, वो एक्सेल लोड सहन करता है। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ जो होता है वो कॉलम का, वो जो है वो 3 टाइम ग्रेटर देन लीस्ट लेटरल डायमेंशन। जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन है, जो मतलब किसी स्क्वायर का अगर बी है, बी इंटू बी स्क्वायर होता है, तो ये लीस्ट लेटरल डायमेंशन बी हो जाएगा। और किसी अगर रेक्टेंगुलर का कॉलम का है, तो बी इंटू डी है। तो इसमें दोनों में से जो छोटा होता है वही इसका लीस्ट लेटरल डायमेंशन हो जाता है। तो 3 टाइम्स मोर देन इफेक्टिव लीस्ट लेटरल डायमेंशन होता है इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, कंप्रेशन मेंबर क्या होता है कि कंप्रेशन मेंबर दो तरीके का कंप्रेशन मेंबर हो सकता है, बेस्ड ऑन उसका मतलब वर्टिकल है कि हॉरिजेंटल है। ठीक है, अगर कंप्रेशन मेंबर ये कंप्रेसिव लोड सहन कर रहा है, जैसे हम लोग सोचते हैं कि स्टड भी जो है वो कंप्रेशन मेंबर है। ठीक है, स्टड भी कंप्रेशन मेंबर है, और कॉलम भी कंप्रेशन मेंबर। तो मेन क्या होता है कि वर्टिकल, अगर कंप्रेशन मेंबर अगर वर्टिकल है तो उसको कॉलम बोलेंगे, अगर सीधे सीधे है तो उसको कॉलम बोलेंगे, ऐसे वर्टिकल हो तो कॉलम बोलेंगे। अगर हॉरिजेंटल है या अपनी जगह से क्या है कि उसको ऐसे सीधा होना चाहिए, और कुछ थोड़ा इंक्लाइंड है, तो उसको बोलेंगे स्ट्रेट्स। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन हुआ है, कैसा मेंबर है? कंप्रेशन मेंबर है। और दूसरा क्या है कि इसका जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो 3 टाइम मोर देन लीस्ट लेटरल डायमेंशन होता है। कंप्रेशन मेंबर दो तरीके का हो सकता है, वर्टिकल और इंक्लाइंड। वर्टिकल क्या होता है? कॉलम का होता है, वर्टिकल कॉलम होगा, और इंक्लाइन अगर होगा तो स्ट्रेट्स हो जाएगा। अगर फिर इसके बाद में क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो पहला क्लासिफिकेशन 5 टाइप के क्लासिफिकेशन करते हैं। 5 वे में क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला वे क्या होता है कि शेप के आधार पे क्या होता है? शेप के आधार पे स्क्वायर है जो जनरली है, वैसे पेंटागोनल, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल,
लेकिन जो जनरली है यूज किया जाता है वो है स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर और पेंटागोनल। स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर और पेंटागोनल शेप में। अगर मटेरियल की बात करते हैं तो मटेरियल में भी बहुत तरीके का है। हम लोग जो जनरली देखते हैं वो टिम्बर है, जैसे पुराने जमाने में या पुरानी कोई बिल्डिंगें हैं, या पहाड़ी इलाके में क्या होता है वहाँ कॉलम जो होता है वो टिम्बर का बना रहता है, ठीक है। और मेसनरी का है वो ईट और मोर्टार से बना हुआ, ब्रिक एंड मोर्टार से बना हुआ मेसनरी का हो सकता है, आरसीसी का भी हो सकता है। और आजकल तो आरसीसी का बनता है। और जहाँ पे बहुत बड़ा सपोर्ट करना रहता है वहां पे क्या होता है स्टील का वो लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में होता है कि टाइप्स ऑफ लोडिंग के ऊपर कि उस पे लोड कैसा आ रहा है। एक्सियल आ रहा है। एक्सियल वो होता है कि जो उसके सेंट्राइड पे, जैसे ये कॉलम हुआ, ये कोई कॉलम हुआ, और कॉलम के ऊपर अगर ऊपर से देख रहे हैं तो ये इस शेप में दिखेगा, ठीक है, इस शेप में दिखेगा। तो इसके जो सेंट्रॉइड पे का मतलब लोड लग रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सियली लोडेड कॉलम। अगर सेंट्रॉइड से थोड़ा हट करके लगा, तो सेंट्रॉइड से थोड़ा हट करके लगा तो इसका मतलब ये सेंट्रिसिटी है, इसेंट्रिसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन और इसेंट्रिसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन, इसमें दोनों डायरेक्शन के अलोंग आ रही है तो इसमें बाई एक्सियल बेंडिंग होगा, ठीक है। अगर किसी में इसेंट्रिसिटी, जैसे इसमें जो है वो एक ही पेन इसेंट्रिसिटी आ रही है, यहाँ लगना चाहिए था लेकिन लग यहाँ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है वो इतनी इसेंट्रिसिटी आई है, इतनी। तो इससे इसमें क्या हो जाएगा, यूनी एक्सेल बेंडिंग आ जाएगा, ठीक है। अब अब क्या करना क्या है इसमें, इसमें जो होता है कॉलम में क्या होता है, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों काम करता है, ठीक है। तो ये किसको सहन करता है, कंप्रेसिव और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों को सहन करता है, ठीक है। फिर हम लोग क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ सिलेंडरनेस रेशियो। ये क्या होता है कि एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन का जो रेशियो होता है, एल इफेक्टिव और लीस्ट लेटरल डायमेंशन का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं लेमडा या सिलेंडरनेस रेशियो। अब उसके हिसाब से होता है शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम। अगर लेमडा जो है वो लेमडा जो है वो 12 से छोटा है तो उसको बोलेंगे लैम्डा जो है वो, अगर 12 से छोटा है तो उसको बोलेंगे शॉर्ट कॉलम। अगर लैम्डा जो है वो 12 से बड़ा है या 12 तक की है, 12 इक्वल टू 12 है या मोर देन 12 है, तो उसको बोलेंगे लैम्डा, उसको बोलेंगे लॉन्ग कॉलम, ठीक है। टाइप्स ऑफ लेटरल रिइंफोर्समेंट। लेटरल रिइंफोर्समेंट में क्या होगा कि कौन कौन से तरीके का रिइंफोर्समेंट हो सकता है। पहले एक हो सकता है कि लॉन्गिट्यूडनल स्टील है, ठीक है। एक जो होता है मेन स्टील होता है, एक होता है ट्रांसवर्स स्टील होता है, ठीक है। मेन स्टील मेन स्टील जो उसका पूरे लेंथ अक्रॉस लेंथ तक जाता है, मतलब ग्राउंड से लेकर के स्लैब तक की जो लेंथ आती है उसको बोलते हैं मेन स्टील। जैसे ये हुआ, ये कोई हुआ कॉलम का ऊपर का प्लान, और ये जो है इसका कॉलम का सामने से देख रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वो मेन स्टील हो जाएगा, ये दोनों मेन स्टील हो जाएगा, ठीक है। और ये एक दो तीन चार, चार जो हो जाएगा वो मेन स्टील हो जाएगा। ये जो हो जाएगा वो उसको बोलेंगे ट्रांसफर स्टील। देखो अगर जो है वो ये लेटरल टाइज है, तो एक एक कॉलम होता है कॉलम विथ लॉन्गिट्यूडनल स्टील प्लस लेटरल टाइज। लेटरल टाइज क्या है कि ये लेटरल टाइज जो है वो तुम्हारा स्क्वायर शेप में हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप में हो सकता है या सर्कुलर शेप में हो सकता है। और एक ये हो सकता है कि कॉलम विथ लॉन्गिट्यूडनल स्टील प्लस स्पाइरल टाइज। स्पाइरल टाइज मतलब क्या हुआ कि ये कॉलम है और कॉलम में क्या होता है कि ये स्पाइरल ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ स्पाइरल टाइज में, ठीक है। तो ये दोनों, ये स्पाइरल टाइज जो होता है वो सर्कुलर कॉलम में बनता है। सर्कुलर कॉलम में सामने से देखोगे तो एक बार एक, दो और एक तीन और एक चार, चार बार दिख रहा है, तो एक दो तीन चार, तो सामने से दिखेगा। फिर सामने से जो होगा वो मतलब सामने से देखेगा, और पीछे से जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, डॉटेड लाइन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ये सब जनरल चीज है, समझने के लिए है, और कहीं आता आता है नहीं। अब जो इम्पोर्टेंट है वो, अगर थोड़ा आसान पेपर बना तो उसमें बोलते हैं शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम में क्या डिफरेंस है। तो शॉर्ट कॉलम वो कॉलम होता है जिसमें लैम्डा जो है वो 12 या
12 से छोटा होता है, ठीक है। और लॉन्ग कॉलम होता है जिसमें 12 या 12 से बड़ा हो, ठीक है। एल इफेक्टिव क्या हुआ, एल इफेक्टिव जो होता है, एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लेटर, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, मतलब आर, आर क्या होता है कि अंडर रूट आई अपॉन ए। लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन जो होगा वो 40 या 40 से छोटा होना चाहिए। इसमें लॉन्ग कॉलम में क्या होता है कि 40 से बड़ा होता है। इसमें बकलिंग, बकलिंग शॉर्ट कॉलम अगर हुआ तो उसमें बकलिंग कम होती है, और इसमें क्या होता है, इसमें बकलिंग ज्यादा होती है। जिन्हें बकलिंग नहीं पता है, वैसे सो में पढ़े होगे, बकलिंग क्या होता है कि अगर मान लो कि ये कॉलम है, ठीक है, अगर हम लोग लोड लगा रहे हैं तो ये बीच में से जो है वो ऐसे मुड़ जाता है, ये इसको बोलते हैं बकलिंग। ये देखो, ठीक है, ये स्केल बड़ी हो गई है, इस वजह से क्या होता है इसमें जितना चीज बड़ा हो जाएगा उतना ज्यादा ये क्या हो जाएगा, अपने शेप में से बकल कर जाएगा, ये, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बड़ा कॉलम होगा तो वो क्रशिंग से फेल होता है, इसमें क्या होगा कि इसमें जो होगा वो बकलिंग से फेल होगा। शॉर्ट कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, शॉर्ट कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, और इसके जो होती है लॉन्ग कॉलम की, क्योंकि बकलिंग शुरू हो जाएगा इस वजह से इसमें बहुत कम होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू शॉर्ट कॉलम। अब इसमें रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, ठीक है। रीइंफोर्समेंट ये बहुत जरूरी है किसी भी इंटरव्यू के लिए है या ऑब्जेक्टिव के लिए है, कि रीइंफोर्समेंट कॉलम में क्यों रीइंफोर्समेंट डाला जाता है। जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि हम लोग आरसीसी का यूज क्यों करते हैं, पीसीसी का, हम लोग पीसीसी को निगलेक्ट किस लिए करते थे, पीसीसी को निगलेक्ट इसलिए करते थे क्योंकि उसमें कंप्रेसिव लोड सहन करने की क्षमता होती है, टेंसाइल लोड सहन करने की क्षमता नहीं होती। लेकिन कॉलम हमारा क्या है कि कंप्रेसिव लोड सहन करता है, ठीक है। तो अब पूरा का पूरा हम लोग क्यों कंक्रीट से ही नहीं बना दे रहे, क्योंकि क्यों हम लोग रीइंफोर्समेंट डाल रहे हैं। तो मेन क्वेश्चन ये आता है कि रीइंफोर्समेंट का यूज क्यों हो सकता है, हम लोग पीसीसी ही क्यों नहीं बना सकते हैं, आरसीसी क्यों बनाते हैं। तो पहला उसमें क्या होता है कि पीसीसी जो अकेला बनाया, मतलब अगर पीसीसी से कॉलम बनाया जा रहा है तो पीसीसी जो होगा वो बहुत ज्यादा जगह लेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा जगह लेगा, ठीक। अगर जो होगा आरसीसी हुआ तो आरसीसी जो होगा वो कम जगह लेगा। जैसे पुराने जमाने में क्या है कि ईट ईट का कॉलम होता था तो वहां पे जो है वो बहुत चौड़े चौड़े कॉलम रहते थे, लेकिन जब से आरसीसी का आया है तो आरसीसी में पतले हो गए हैं। तो इसका क्या अंत, क्या है, क्या रीजन है, हम लोग ने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जो स्टील है हमारी वो कितने टाइम में मतलब ज्यादा लोड सहन कर सकती है, एम टाइम, एम क्या होता था, मॉडुलर रेशियो, ठीक है, देन दैट ऑफ कंक्रीट ऑफ सेम एरिया, सेम एरिया के कंक्रीट पीसीसी के लिए और सेम एरिया के आरसीसी के लिए वो एम आरसीसी वाला जो होगा वो एम टाइम मोर लोड सहन करेगा, ठीक है। दूसरा क्या आ सकता है कि अगर किसी वजह से वहां पे क्या है, एक्सीडेंटल लोड आ गया, कॉलम में जो लोडिंग आ रही है वो किसी तरीके से एक्सीडेंटल लोडिंग की वजह से वहां पे एसेंटेसिटी जनरेट होती है, तो वो उसके वजह, उसके लिए डन टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेसेस, टेंसाइल रेजिस्ट, जो टेंसाइल स्ट्रेस जो प्रेजेंट रहेगा उसको रेजिस्ट करने के लिए काम आती है रीइंफोर्समेंट। अब देखो रीइंफोर्समेंट दो चीज है, एक पीसीसी जो है वो ज्यादा जगह लेगा, एक आरसीसी जो है वो कम जगह लेगा, क्यों, क्योंकि एम टाइम्स ज्यादा लोड सहन करता है और ये टेंसाइल स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करता है। रीइंफोर्समेंट, अब इसमें रीइंफोर्समेंट जैसे हम लोग ने पहले पढ़ा था, रीइंफोर्समेंट दो तरीके का होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मतलब मेन रीइंफोर्समेंट, और एक होता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स किस शेप में हो सकता है, क्या सर्कुलर शेप में हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप में हो सकता है, स्क्वायर शेप में हो सकता है, स्पाइरल शेप में हो सकता है, किसी भी तरीके से शेप में हो सकता है, ठीक है। ये क्या हुआ कि जैसे ये वो है, अब इसको बांधने में जो काम आता है, ये चाहे स्पाइरल हो सकता है ऐसे ऐसे, चाहे ये सर्कुलर हो सकता है ऐसे ऐसे, चाहे ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायर हो सकता है। तो इसको बीच वाले को जो बांधने में काम आता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स, और जो मेन होता है वो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टील का काम क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्टील का सबसे पहला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो होता है कि कंप्रेसिव लोड को यही सहन करता है। जो कंप्रेसिव लोड आ रहा है
वो वही सहन करेगा अलोंग विद द कंक्रीट, क्योंकि कंक्रीट भी कुछ कुछ सहन करेगा ना, क्योंकि कंक्रीट में ही कंप्रेसिव लोड सहन करने की क्षमता होती है। और रेजिस्ट, जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करता है, तो कौन रेजिस्ट करेगा? लॉन्गिट्यूडिनल स्टील। इम्पोर्ट डक्टिलिटी, अगर कॉलम है, कॉलम अगर मुड़ रहा है, कॉलम जो है वो अगर मुड़ रहा है, तो कॉलम ऐसे मुड़ रहा है बीच में से, तो यहाँ पे अगर जो हुआ वो हमारा जो होगा, अगर मेन बार डाल दिया गया, लॉन्गिट्यूडनल बार डाल दिया गया, तो ये इसकी जो है वो डक्टिलिटी मुड़ने बकलिंग से रोकेगा। ठीक है, तो बकलिंग से रोकेगा। और दूसरा क्या है कि अगर ये फेल होना चाहेगा, डक्टिलिटी क्या होता है कि जैसे एक डक्टिलिटी होता है, डक्टाइल होता है, एक ब्रिटल होता है। तो ब्रिटल क्या होता है कि बिना वार्निंग फेल हो रहा और अचानक टूट गया। ठीक है, डक्टिलिटी क्या होगा, पहले ये मुड़ेगा मुड़ेगा धीरे धीरे मुड़ेगा, फिर फेल हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, टू रिड्यूस इफेक्ट ऑफ क्रीप। क्रीप क्या होता है कि ड्यू टू कंटिन्यूअस लोडिंग। ठीक है, किसी मेंबर पे, जैसे कॉलम पे कंटिन्यूअस लोड आ रहा है, स्लैब लगा, स्लैब के ऊपर क्या है कि हमारा लाइव लोड है, डेड लोड है, बीम वीम का सारा लोड है वो हमेशा लगता है कॉलम पे। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, क्रीप होता है। तो क्रीप प्रेजेंट होता है, क्रीप इज ड्यू टू द कंटिन्यूअस लोडिंग। ठीक है, तो उसके इफेक्ट को रिड्यूस करता है लॉन्गिट्यूडनल स्टील। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसवर्स स्टील। तो ये पहला काम क्या क्या हो सकता है, जैसे हम लोग ने यहाँ देखा था, तो उसको देखा था कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल बार है उसको अपने पोजीशन पे बांधे रखने के लिए काम आता है। प्रिवेंट बकलिंग ऑफ द मेन बार, अब मेन बार जो लगा हुआ है उसको बकल होने से, मतलब उसके मुड़ने से रोकने के लिए, क्योंकि ये चारों बार को एक साथ में रखता है ना, इस वजह से जो हो जाएगा इसके बकलिंग से, इसे मोड़ने, मेन बार को मोड़ने से ये बचाता है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि डायगोनल टेंशन जो होगा वो रजिस्ट करेगा। ठीक है, ये इसमें डायगोनल टेंशन रजिस्ट होता है, इसमें टेंसाइल स्ट्रेस रजिस्ट होता है। ठीक है, और जैसे कन्फाइन द कंक्रीट इन कोर, कन्फाइन द कंक्रीट इन द कोर मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग ने ये लिया, यहाँ देख लो, ये हमारा कॉलम हुआ 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 हुआ। अब हमारा अगर ये बार ना होता, ये मतलब ये ना होता, ट्रांसफर बार ना होता, तो इसमें जो कंक्रीट हम लोग ने पोर कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इधर उधर से निकलने लगता है ऐसे ऐसे। तो यही जो होता है उसको बोलता है कन्फाइन द कंक्रीट इन कोर, ये इसका कोर होता है। ठीक है, कॉलम का ये कोर हुआ। ठीक है, कन्फाइन द, सो प्रिवेंट बल्जिंग ऑफ द कंक्रीट, का कंक्रीट को बाहर स्प्रेड या स्प्लिट होने से बचाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ड्यू टू द कन्फाइन द कंक्रीट इन द कोर, तो प्रिवेंट द बल्जिंग ऑफ द कंक्रीट या स्प्लिटिंग ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आईएस रिकमेंडेशन क्या है। हर चीज के लिए आईएस रिकमेंडेशन होता है, जैसे फुटिंग के लिए है, कॉलम के लिए है, बीम के लिए, स्लैब के लिए। अब नेक्स्ट वाले इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में आईएस रिकमेंडेशन फॉर द कॉलम, कॉलम के लिए रिकमेंडेशन क्या है। ठीक है, ठीक है, शुरू से लेकर के अंत तक के देखो ये पूरा, और नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार देखो। कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही तो उसका जो है कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट में पूछ सकते हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। और पूरा जो है बीम का, बीम हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था, सिंगली डबली सारा बीम कंप्लीट कर लिया था, स्लैब कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हमारा क्या है कि कॉलम का शुरुआत किया है, फिर कॉलम के बाद में हम लोग टी बीम पढ़ेंगे। टी बीम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए जो है टी बीम थोड़ा हम लोग लेट में वो कर रहे हैं। फिर उसके बाद में सारा का सारा जो है वो थ्योरी वाला बचेगा। तो शुरू से लेकर के अंत तक की सारा वीडियो देख डालना एग्जाम से पहले, और उससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, कहीं पे भी नहीं आएगा। ठीक है, और पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए अपना। ठीक है।